हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक न्यू सब्जेक्ट जिसका सब्जेक्ट कोड है BAS 104 और BAS 204। तो आज हम अपनी यूनिट 1 से शुरू करेंगे इस सब्जेक्ट को। तो हमारी यूनिट 1 का सिलेबस ये है। इसे हमें 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है हमारा एनवायरमेंट, सेकेंड पार्ट है हमारा इकोसिस्टम, थर्ड पार्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। तो हम सबसे पहले ये पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि है हमारा एनवायरनमेंट। इसमें हम जानेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है, एनवायरनमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और वो किस किस सेगमेंट में बटा हुआ है और स्कोप क्या है अगर हम एनवायरनमेंट स्टडीज को पढ़ें तो, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और हम इसमें लास्ट टॉपिक जानेंगे कि नीड क्या है पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की, कि लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक करने की जरूरत क्या है। तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे आज। तो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से जो है एनवायरनमेंट। तो आप जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं वो सब आपका एनवायरनमेंट है। एवरीथिंग अराउंड यू इज योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स इन विच एनी ऑर्गेनिज्म लिव। ओके, सो आप हैं एक ऑर्गेनिज्म। ये मत सोचिएगा कि आई एम कॉलिंग एन एनिमल, नो। Every human being is also considered as an organism, okay? And also human beings are also known as animals, so don't get offended by it, okay? So now आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो सब आपका सराउंडिंग्स है, एंड ये सराउंडिंग ही आपका एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में अब दो टाइप की चीजें आती हैं, जैसे आपके आसपास एयर है, वाटर है, ट्रीज हैं, और फिर आपके आसपास टेबल, चेयर, बेड, ये सब चीजें भी हैं। तो कुछ तो लिविंग थिंग्स हैं एंड कुछ नॉन लिविंग। एंड कुछ जो हम मेन क्राइटेरिया जिस पार्ट में करेंगे वो है, एक है नेचुरल चीजें जैसे एयर, वाटर, फॉरेस्ट, ये सब हो गए, और एक है मैन मेड चीजें जैसे आपकी टेबल, चेयर, बॉटल, ये सब हो गई। तो अब हम देखेंगे एनवायरमेंट की डेफिनेशन को। एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स इन विच एनी ऑर्गेनिज्म लिव्स। तो कोई भी सराउंडिंग जिसमें भी एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम एनवायरमेंट कहते हैं। ये वर्ड हमारा आया है एक फ्रेंच वर्ड से। हमारा फ्रेंच वर्ड क्या है? एनवायरन। ये एनवायरमेंट वर्ड आया है फ्रेंच वर्ड एनवायरन से, एंड एनवायरन का मीनिंग है टू सराउंड। टू सराउंड समथिंग मीन्स एनवायरन। तो क्लियरली एनवायरमेंट का मतलब हो गया हमारे सराउंडिंग्स। तो इस तरह से ये वर्ड डेराइव हुआ है। एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज एवरीथिंग अराउंड अस वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। तो आप जहाँ रह रहे हैं आप इसी वजह से तो रह पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं और जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो सब आपका एनवायरमेंट है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट पे। आई होप आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब हम आते हैं टाइप्स पे। तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसे हम दो क्राइटेरियाज में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। सो नेचुरल वो होते हैं जो कि हमने नहीं बनाए हैं, जो कि जिसमें ह्यूमंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बनाने में। इसमें सब लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स सब आ जाएंगी। लिविंग थिंग्स जैसे ट्रीज, देखो ट्रीज हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं। इफ यू डोंट नो, ट्रीज ब्रीथ, दे ड्रिंक वाटर, मतलब वो इनटेक करती हैं थ्रू देयर रूट्स, so they are living, okay? So all living and non-living things that occur naturally, जैसे कि हो गई फॉरेस्ट, ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स, वाइल्ड लाइफ और भी बहुत कुछ, वो सब हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में आती हैं। और आपके आसपास और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि किसी ह्यूमन ने बनाई है, तो वो सब हमारा ह्यूमन मेड सराउंडिंग होती हैं जिसे हम कहते हैं मैन मेड एनवायरनमेंट। तो जो भी ह्यूमंस ने बनाई है वो मैन मेड एनवायरनमेंट में आती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हमारी सिटीज, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। नाउ हम आते हैं अपने कंपोनेंट्स पे। अब देखिए, आप अपने आसपास, अपने रूम के आसपास नजर घुमाकर देखिए, वहां पर कुछ लोग होंगे, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, और कुछ वहां पर नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी, जैसे आपकी टेबल, चेयर जहां पर आप बैठकर भी पढ़ रहे होंगे, या आपकी जो भी डिवाइस, आप फोन से पढ़ रहे होंगे, टैब से या लैपटॉप, कंप्यूटर से, आपके आसपास ये सब चीजें भी हैं। फैन है, और बेड, टेबल, चेयर, कुछ भी। तो ये सब हमारी है नॉन लिविंग। तो आपके आसपास लिविंग, नॉन लिविंग सब चीजें हैं, तो ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के।
सारी लिविंग थिंग्स को हम बोलेंगे बायोटिक। क्या बोलेंगे? बायोटिक। और सारी नॉन लिविंग थिंग्स को हम बोलेंगे एबायोटिक। ओके, लिविंग थिंग्स बायोटिक एंड नॉन लिविंग थिंग्स एबायोटिक। नाउ सेगमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो होता है 4 पार्ट्स में। हमारा फर्स्ट पार्ट है एटमॉस्फेयर, सेकंड है लिथोस्फेयर, थर्ड है हाइड्रोस्फेयर एंड फोर्थ है बायोस्फेयर। ओके, सो अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर, जो भी हमारी गैसेस हैं सब, वो सब एटमॉस्फेयर में होती हैं। ओके, जैसे आप ऑक्सीजन के थ्रू ब्रीथ करते हैं एंड प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये सब कहाँ पे प्रेजेंट है? ये सब प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। और ये भी हमारे जो एटमॉस्फेयर है, ये भी हमारे अर्थ के अराउंड एक लेयर में, एक नहीं 4 लेयर्स में है, तो उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और हमें इसके भी लेयर्स के बारे में पढ़ना होगा इस चैप्टर में। तो लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इंक्लूडिंग द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ये होती है हमारी एटमॉस्फेयर। अब हम आते हैं लिथोस्फेयर पे। इट कंटेन्स ऑफ ऑल द कोल्ड, हार्ड, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड लैंड ऑफ द प्लैनेट। तो जो भी आपकी लैंड है, जो भी कोल्ड या हार्ड या सेमी सॉलिड या कोई भी सॉलिड, किसी भी तरह का जो लैंड है, सॉइल है, ये सब हमारे आते हैं लिथोस्फेयर में। जैसे हमारे सॉइल हो गई, रॉक्स हो गए, और भी सारे ऐसे पार्टिकल्स जो भी लैंड से रिलेटेड है, वो सब हमारे आते हैं लिथोस्फेयर में। तो इसमें होता है हमारे सॉइल पार्टिकल्स एंड द अंडरलाइंग रॉक्स डाउन टू द डेप्थ ऑफ 50 किलोमीटर्स। ओके, अब हम आते हैं हाइड्रोस्फेयर पे। हाइड्रोस्फेयर, it is composed of all the water on Earth's surface. This includes ocean, rivers, lakes, glaciers, groundwater, and even the moisture in the air. Okay, तो हाइड्रोस्फेयर में हाइड्रो से आपको समझ आएगा वाटर। ओके, तो ये बहुत इजी है लर्न करना, हाइड्रो से वाटर। तो जितना भी वाटर है हमारे अर्थ सरफेस पे, वो सब हमारा हाइड्रोस्फेयर के अंदर अंदर आता है। ओके, तो इसमें हमारे ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ग्राउंड वाटर है, और इवन हमारा मॉइस्चर जो है एयर में, वो भी इसके अंदर आता है। अब ये इसकी जो थिकनेस है वो है 10 टू 20 किलोमीटर। ओके, इसकी रेंज। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, इट मेक्स योर आंसर कैची। अब है बायोस्फीयर। तो ये वो स्फीयर है अर्थ का, वो जोन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसमें सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनका इंटरेक्शन होता है बाकी के कंपोनेंट्स के साथ। जैसे हमने अभी ये 3 पढ़े, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। और मतलब जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब भी वो किसी भी अदर कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो हम वो सबको हम बायोस्फीयर में कंसिडर करते हैं। तो हमारी वो जोन जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करे और ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करें विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, उससे हम बायोस्फीयर कहेंगे। अब हमें ये भी पढ़ना होगा सेगमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको पहले एक डायग्राम दिखा देती हूँ, उससे आपके लिए समझना इजी रहेगा। देखिए, यह आपका डायग्राम। देखिए, वैसे आप ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं है, मेनली थ्योरी ही है, बट अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो वो आपके आंसर को और ज्यादा अच्छा बना देता है। वो आप मतलब एग्जामिनर का मन करेगा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देने का। तो आप इसमें ये डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारी, तो सबसे पहली हमारी जो लेयर होगी वो होगी ट्रोपोस्फेयर। फिर हमारी उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर। आपको यहीं तक पढ़ना है सिर्फ, बट इसके बाद हमारी एक्सोस्फेयर भी होती है। बट इसमें ये होता है कि थर्मोस्फेयर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो आप जिस तरह भी बनाना चाहें उस तरह बना सकते हैं। आप थर्मोस्फेयर तक बनाना चाहें सिर्फ, वो भी ओके होगा, उस पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो हम अब शुरू करते हैं अपना थ्योरी। ट्रोपोस्फेयर, ये हमारी सबसे लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर पे। जैसे कि आपने देखा, ये हमारी अर्थ है और ये है हमारी ट्रोपोस्फेयर। तो ये हमारी सबसे क्लोजेस्ट है अर्थ से, या फिर हम कह सकते हैं सबसे लोएस्ट लेयर है, जो कि अर्थ से लेकर 8 टू 15 किलोमीटर्स तक के ऑल्टीट्यूड तक जाती है। एंड दिस इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड। ओके, और यहाँ पे एयर प्रेशर जो होता है वो सी लेवल से सिर्फ 10% होता है। मतलब जितना एयर प्रेशर सी लेवल पे होता है, उससे सिर्फ 10% इस ट्रोपोस्फेयर में होता है।
अब मैक्सिमम एयर टेम्परेचर जो होता है इसी लेयर में होता है, अर्थ के सरफेस से पास में। मतलब इसके बाद तो आपको पता चलेगा थर्मोस्फेयर में इससे भी बहुत ज्यादा होता है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज होता है, बट अर्थ के पास सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में होता है। अब विद एन इंक्रीजिंग हाइट एयर टेम्परेचर ड्रॉप यूनिफॉर्मली। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो एयर का जो टेम्परेचर है वो घटता चला जाएगा विद एन ऑल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसका ये मतलब है अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर गए तो फिर -6.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर और माइनस हो गया, फिर और, तो ऐसे टेम्परेचर ड्रॉप होता चला जाएगा और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट। Now we will study about stratosphere. You can see here after troposphere we have stratosphere. तो स्ट्रेटोस्फेयर लाई करती है अबव द ट्रोपोस्फेयर और ये लेयर एक्सटेंड करती है 15 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक अबव द अर्थ सरफेस। और जो हमारा 19.99% टोटल मास जो है एटमॉस्फेयर का वो इसी लेयर में होता है। एंड जो इसका सबसे मेन पार्ट है वो है ओजोन। ओजोन लेयर जो होती है वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में फाइंड की जाती है। is primarily found in the atmosphere at varying concentration between the altitude 10 to 50 किलोमीटर। मतलब ये है कि ये पूरी स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होती, बट ये इसका मैक्सिमम पार्ट हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है। अब हम आते हैं मीजोस्फेयर में। मीजोस्फेयर बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फेयर इज द मीजोस्फेयर। यू कैन सी हियर बियॉन्ड स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की बात आती है हमारी मीजोस्फेयर। सो ये एक्सटेंड करती है 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक अबव द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर का यहाँ पे अपना कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा कोल्ड होती है एंड इसका टेम्परेचर जा सकता है अप टू -90 डिग्री सेल्सियस। Mesosphere is where most meteors burn up upon entering the Earth's atmosphere. यहाँ पर meteors burn हो जाते हैं एटमॉस्फेयर पे आने से पहले, मतलब अर्थ में आने से पहले वो बर्न हो जाते हैं वरना वो अर्थ को हार्म कर सकते हैं। तो मिजोस्फेयर हमें मिटियोर्स से प्रिवेंट करती है, उससे सेफ गार्ड करती है। अब थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर हमारी लास्ट लेयर है, इसे जनरली लास्ट लेयर मानते हैं, बट हमारी लास्ट लेयर एग्जॉस्फेयर होती है। बट कभी कभी थर्मोस्फेयर के अंदर ही एग्जोस्फेयर को इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए हम थर्मोस्फेयर को लास्ट लेयर यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ थर्मोस्फेयर तक ही है। तो ये लास्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है और इसका ऑल्टीट्यूड होता है ग्रेटर देन 80 किलोमीटर। तो ये 80 किलोमीटर तक होती है, उससे भी ज्यादा होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर थाउजेंड्स में जा सकता है। इट कैन बी एज हाई एज 1200 डिग्री सेल्सियस। इट्स वेरी हाई टेम्परेचर और ये इसलिए होता है क्योंकि सन के बहुत क्लोज है। अब देखिए वो जो ट्रोपोस्फेयर थी वो अर्थ से इतनी क्लोज थी, तो दूर जाते जाते ये वाली लेयर जो है हमारी थर्मोस्फेयर, ये हमारी सन से क्लोज आ गई, तो वो सन की सोलर रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं थर्मोस्फेयर के मॉलिक्यूल्स। तो इस वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये सब लेयर्स समझ में आ गई होंगी। एक बार हम हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें सेगमेंट्स थे 4: एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। एंड फिर एटमॉस्फेयर के हमने सेगमेंट्स पढ़े हैं जो कि 4 हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे अपना न्यू टॉपिक बायोम्स। तो देखिए बायोम्स जो होते हैं, बायोस्फीयर में लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि अपनी कम्युनिटी में रहते हैं अपने सराउंडिंग्स के बेसिस पे, और इन एरियाज को ही हम कहते हैं बायोम्स। जैसे आपको ये बहुत ही बुकिश वो लग रही होगी तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे कोई भी एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में, तो उनका जो एक हैबिटेट है वो उनका बायोम है। मतलब जैसे उनका फॉरेस्ट हो गया तो वो उनके लिए एक बायोम है। ओके, जैसे डेजर्ट हो गया, ओके, बोरियल एक बायोम होता है। तो ऐसे जहाँ पे सेम टाइप के एनिमल्स कम्युनिटीज पाई जाएं, सेम टाइप के वो एक साथ रहते हो जहाँ पर एक फिजिकल सराउंडिंग में, उसे हम कहेंगे बायोम्स। तो विद इन द बायोस्फीयर living things from the ecological community based on physical surroundings of the area, this community refers to biomes। अब हम आते हैं स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो हमारी स्कोप क्या क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन की?
इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। मतलब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन से हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन। हमारी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे रिसोर्सेज हो गए, जैसे वाटर हो गया एक तरह की रिसोर्स, और भी हमारी बहुत सारी फॉसिल फ्यूल्स हो गए, तो इन्हें हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन सिखाती है। और हमारे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि फ्लड और ड्रॉट एंड मेनी मोर। तो इन सब से हमें कैसे डील करना है, इन सबको हमें कैसे, और हमें कैसे प्रिडिक्ट करना है इन्हें। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है ना, ऐसे डिजास्टर्स को भी पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो इन सब की स्टडीज में एनवायरमेंटल एजुकेशन हेल्प करती है। और वेरियस डेवलपमेंट, अब देखिए डेवलपमेंट के साथ एक वर्ड आता है सस्टेनेबल। तो ये भी आप एनवायरमेंटल एजुकेशन में पढ़ेंगे कि आप कैसे डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब एनवायरमेंट को भी हार्म ना करें बट डेवलपमेंट भी हो जाए, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप उसके बारे में भी पढ़ेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू। अब सोशल इश्यूज इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, तो इसमें क्या क्या सोशल इश्यूज हैं हम वो पढ़ सकते हैं। मतलब हमें किसके सोशल इश्यूज पे वर्क करने की जरूरत है, हम वो जान सकते हैं। और ह्यूमन पॉपुलेशन और एनवायरमेंट का क्या रिलेशन है, हम वो इसमें पढ़ सकते हैं। और एनवायरमेंटल पॉपुलेशन एंड कंट्रोल, पॉपुलेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और एनवायरमेंट को कैसे हार्म होने से बचा सकते हैं, हम वो सब इसमें पढ़ेंगे। और फिर हमारा टॉपिक आएगा इकोलॉजी, इसे हम अपनी नेक्स्ट यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो देखिए हमारी एनवायरमेंट जो है, हमारी हमारी एक्टिविटीज एनवायरमेंट को हार्म करती हैं। एंड इन रिटर्न, जैसे देखिए हमने कोई भी हार्म किया एनवायरमेंट को, तो उसका इम्पैक्ट फिर हम पे भी होगा। लाइक हम कहते हैं ना, नेचर गिव्स बैक व्हाट वी गिव इट। तो ये उसी तरह से है। तो एनवायरमेंटल इश्यूज जो हमारी वजह से होते हैं, फिर वो हमारी ही एक्टिविटीज पे इम्पैक्ट करते हैं, क्रिएट। एंड इट्स मेनली नेगेटिव ऑल्सो, like in the form of natural disasters. Now, understanding the environment is crucial to addressing these issues. Environment को understand करना इन issues को address करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें लोगों को educate करना होगा environmental problems को लेके। मतलब environment को लेके लोग concern हो, ये हमें make sure करना होगा अपने environmental education के through. So let's start. Our first point is environmental education helps us conserve our precious natural resources, जो हमने अभी पढ़ा। एनवायरमेंटल एजुकेशन हमें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में, प्रिजर्व करने में हेल्प करती है, कि हमें नए नए तरीके आ सकें कि हम उनका ऑल्टरनेटिव क्या यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे फॉसिल फ्यूल्स एंड हो गए तो व्हाट विल वी डू। सो ये हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन हेल्प करेगी कि हम उन्हें कैसे प्रिजर्व करें, उन्हें कैसे कंजर्व करें, कैसे उन्हें कम अमाउंट में हम यूज करें, और उन्हें हम किस चीज के साथ ऐसा मिला सकते हैं कि उनका यूजेस कम हो जाए। तो ये सब हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन की हेल्प से पता चलता है। सेकेंड पॉइंट इज इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग और सॉल्विंग द इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लाइक वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन एटसेट्रा। तो ये हमें ऐसे इश्यूज जो कि पोल्यूशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि हमारे पोल्यूशन के टाइप्स हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, और भी बहुत सारे पोल्यूशन है, नॉइज एंड लैंड। तो हमें ये इन सब की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में एंड देन सॉल्व करने में हेल्प करती है हमारी एनवायरमेंटल स्टडीज। तो हम इससे समझ सकते हैं कि हम कैसे इन पोल्यूशंस को प्रिवेंट करें, स्टॉप करें एंड आगे ना होने दें। ये सब हम इससे पढ़ पाएंगे। Nowadays, with the increasing trends of industrialization and urbanization, it becomes imperative to develop techniques for environmental control and conservation. तो अब देखिए हर एक दिन कोई नया कहीं पे मॉल बन रहा है, कहीं नई रोड्स बन रही हैं, तो हमेशा हमारी फॉरेस्ट जो है वो किसी ऐसी जगह में कन्वर्ट होती जा रही है। तो ये नई नई इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सफर करता है। तो हमें ऐसी टेक्निक्स को डेवलप करना होगा जिससे कि हम ये चीज होने से रोक सकें, कि हमारा एनवायरनमेंट हार्म ना हो, हम उसे कंजर्व कर सकें अलोंग विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो ये हमें इस पॉइंट में कहा है। एंड एज द पॉपुलेशन ग्रोज द डिमांड फॉर फूड एंड रिसोर्सेज इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी
तो हमारी फूड की डिमांड भी बढ़ेगी और रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ेगी। उन्हें खाने के लिए खाना भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, घर चाहिए, अब सबको ही चाहिए, वो सब बेसिक चीजें हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी इन चीजों की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल भी करना होगा। जैसे जितने लोग होंगे वो उतना ही वेस्ट जनरेट करते हैं, बीट एनी टाइप ऑफ वेस्ट। जैसे आप कुछ खाते हैं तो उसके रैपर्स हो गए, और ये तो बहुत छोटे स्केल पे हो गया, पर जैसे इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट करती हैं। और जैसे फार्मिंग का रेसिड्यू हो जाता है, स्टबल बर्निंग होती है उसकी वजह से। तो ये सब वेस्ट जो होते हैं हमें इनके भी डिस्पोज करने के मेथड्स नए नए इजाद करने चाहिए, नए नए डिस्कवर और इन्वेंट करने चाहिए, और ये हमें हेल्प करेगी एनवायरनमेंट की स्टडीज। और लोगों को एजुकेट करना होगा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर लोग अवेयर ही नहीं होंगे कि एनवायरनमेंट में हो क्या क्या रहा है तो वो कुछ चेंज करेंगे कैसे। तो उन्हें एनवायरनमेंट के बारे में सब जानकारी होनी चाहिए, और उसे कैसे हम कंजर्व करें, कैसे हम ये सब हार्म होने से रोकें, ये सब पता होना चाहिए लोगों को। ये बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में। अब है नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। तो जो हमारी एनवायरमेंटल स्टडीज हैं वो ऑफर करती हैं स्टूडेंट्स को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो जो हमारी एनवायरमेंटल स्टडीज हैं वो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं कि हम इस सब्जेक्ट को अलग अलग वे में डिस्कवर कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, हम इसके न्यू न्यू एस्पेक्ट्स को जान सकें। और ये हमें फंडामेंटल स्टडीज के बारे में बताती है एनवायरमेंटल इश्यूज के। इट प्रोवाइड्स द ह्यूमन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप। ये हमें ह्यूमंस की एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। और हमें सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंटल सिस्टम्स, एनवायरमेंट की सेफ्टी, उसकी कंजर्वेशन, और उससे हम कैसे क्लीन और बाकी सब चीजें जो होती है एनवायरमेंट से रिलेटेड हम वो सब कैसे कर सकते हैं, उसके जैसे वेस्ट डिस्पोजल और पॉल्यूशन को ना होने दें। ये सब चीजें हमें पब्लिक अवेयरनेस फैलाने से ही पता चलेंगी। और भी पब्लिक अवेयरनेस के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स हैं क्या एनवायरनमेंट में, जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन। क्योंकि अगर प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा तो कोई करेगा क्या। तो ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है पब्लिक अवेयरनेस, एंड देन वो उसको लेकर कुछ एक्शन कर पाए। जैसे कि अब मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, एंड उसका वन ऑफ द मेन रीजन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और भी बहुत सारे रीजन होता है, बट जैसे मैंने आपको एक रीजन बताया, तो ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स से रिलीज होती है, और बहुत सारी स्प्रेज होती हैं ये उनसे रिलीज होती है, और मेनली एसी से रिलीज होती है, बीट कार एसी और होम एसी। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम एसी चलाएं तो आपके माइंड में एक थॉट आएगा कि मेरा भी इस एनवायरनमेंट को हार्म करने में एक हैंड है, तो शायद आप रुक जाएं। या फिर जब भी आपको कहीं पास में जाना है तो आप स्कूटी, कार, बाइक लेने से पहले एक बार साइकिल की तरफ देखें। तो ये एक एक्शन लेने में आपको हेल्प करेगी, तो शायद आप फिर साइकिल ही लेकर जाएं। तो इसलिए ये एक्शन लेने में हेल्प करती है आपको पब्लिक अवेयरनेस। जब आपको प्रॉब्लम का पता हो, उसकी कॉज का पता हो, तो एक्शन लेना इजी रहता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। और इसमें हमें लीडर्स जो है हमारे, उन्हें भी लॉज बनाने चाहिए, बट हम सब कुछ लीडर्स पे नहीं छोड़ सकते हैं, गवर्नमेंट पे हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। अगर वो हमारे एनवायरनमेंट को लेके कुछ नहीं कर रही हैं तो हमें हमें तो यहाँ पर रहना है ना, हमें तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, और हमें मिलके इस एनवायरनमेंट को बेहतर करना होगा, और इसे हेल्दी रखना होगा, क्लीन एंड ग्रीन रखना होगा। सो विद दिस, last point is understanding environmental problems and their safety precautions is essential for a public awareness. तो जो environmental programs हैं उन्हें समझना और safety precautions को लेना ये बहुत essential है public awareness फैलाने के लिए। So इसी के साथ हमारा first part खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने का। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर चैनल ऑन टेलीग्राम और आवर व्हाट्सएप ग्रुप वेयर यू कैन गेट नोट्स ऑफ द सब्जेक्ट। थैंक यू।